हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब आपकी जो गरीबी है भारत देश में वो किस हद तक है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो पॉवर्टी है एस्टिमेट कैसे की जाती है, यानी पता कैसे लगाया जाता है, इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द कॉजेस, ये ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो पॉवर्टी इंडिया में वो बढ़ रही है, और ऐसे क्या सारे जो स्टेप्स है या फिर जो मेजर्स है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था कि पॉवर्टी जो हो जाए वो कम हो जाए, यानी आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी गायब हो जाए, यानी लुप्त हो जाए। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। वाह 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 वाह, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं तो जो पॉवर्टी का जो रेशियो है, अगर मैं बात करूं जो पॉवर्टी का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं में हेल्प करता है क्या, आपके पॉवर्टी कितनी है देश में वो पता लगाने। अब आप पूछोगे सर ये पॉवर्टी का रेशियो मतलब क्या होता है। मतलब देखो जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में कितने गरीब लोग हैं, और कितने गरीब लोग मतलब कौन, द पीपल हु आर फॉलोइंग अंडर बीपीएल। अंडर बीपीएल मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसा फॉर एग्जांपल आ गया मार्कर, ठीक है, ये मेरा बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब इसके ऊपर वाले इसको क्या कहते हैं हम लोग, एपीएल बोलते हैं। क्या, एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और इसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीएल बोलते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। हाँ या ना, हाँ सर। तो जितने भी लोग आपके बीपीएल में फॉल करते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको पुअर क्या कंसिडर किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो इतने जितने भी टोटल पॉपुलेशन उतने ये बीपीएल में फॉल करने वाले कितने लोग हैं, इसी चीज को क्या बोली जाती है, इसी चीज को पॉवर्टी रेशियो क्या बोला जाता है। समझ में आ गया। तो यहां पे लिया हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने गरीब लोग हैं, इस उसकी जो नंबर होती है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉवर्टी रेशियो क्या बोलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी ऐसी चीज है, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो हमारे इंडिया में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये एक क्या दुखती नब्ज भी है हमारी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरह की स्टडीज के कंडक्ट करवाती है। वो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट स्टडी करता हो, या फिर कोई ग्रुप, या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का स्टडी करता हो। अब वहीं अगर मैं बात करूं ईयर 1962 में जो प्लानिंग कमीशन था उसने बहुत सारे जो वर्किंग ग्रुप्स थे, टास्क फोर्स था, एक्सपर्ट कमिटीज थी, ये सारी चीजें अपॉइंट की थी। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें अपॉइंट क्यों गई थी। भैया पॉवर्टी को पढ़ने के लिए, एक स्टेट मतलब गरीब कितने हैं हमारे देश में, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते, उसे हम लोग क्या, उसे वही पता लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये चीजें हमने क्या कवर की है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी। एस्टिमेट करना मतलब क्या होता है, एस्टिमेट करने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें होती है। आपका प्रेडिक्शन हो सकता है, आपका अंदाजा लगाना हो सकता है, ये सारी चीज आपके कहां पे आती है, आपके एस्टिमेशन में आती है। कहां पे आती है, आपके एस्टिमेशन में आती है। अब पॉवर्टी को किस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीबी कितनी है। आप टोटल पॉपुलेशन अगर 100 की है तो 100 में से कितने लोग गरीब लोग हैं, कितने लोग आपके बीपीएल में फॉल होते हैं, ये कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं गरीब गरीब आपको बोल रहा हूं, ये चीज मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, बस मैं आपको एक बोलते ना पॉवर्टी जो है वही चीज मैं बता रहा हूं, बस मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। वरना कोई बोलेगा और यहां पे बात करो। अब ये देखो हमने पहले क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो टास्क फोर्स था जो आपके इंटीग्रेट हुआ था किसके साथ, नीति आयोग के साथ। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक आपका बोलते ना एक लाइन बनाई थी कि अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हो तो कम से कम आपको दिन भर में कितनी कैलोरी इंटेक करनी है, आपको 2400 कैलोरी इंटेक करनी है। वहीं अगर आप एक अर्बन एरिया में रह रहे हो तो वहीं पे आपको कितनी कैलोरी इंटेक करनी चाहिए, दिन भर में 2100 कैलोरी इंटेक करनी चाहिए। सही बात है। अब यही चीज लिखी है, अर्लियर द पॉवर्टी लाइन वर बेस्ड ऑन द कैलोरी इंटेक। अगर आपने ये कैलोरी इंटेक कर ली, मतलब 2400 कैलोरी आप रूरल एरिया में रहते हो और 2400 कैलोरी आप दिन भर में इंटेक कर, तो भैया आप पुअर नहीं हो, आप गरीब नहीं हो। वहीं अगर आप अर्बन एरिया में और 2100 कैलोरी दिन भर में इंटेक करो तो आप पुअर नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आपको गरीब कोई नहीं कह सकता। पहले इस तरह से काउंट किया जाता था, और उसमें आपके सिर्फ फूड कंपोनेंट्स मतलब कितना खा रहा है इंसान उसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था। अब मैंने आपको बताया कि जो पॉवर्टी का जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। पहले हम ऐसा बंदा जो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाता था, अपना खान पान की जो जरूरत है उसे फुलफिल नहीं कर पाता था, वी यूज्ड टू कंसीडर देम एज द पुअर। बट as the time change, the things change, the concept becomes more broader, तो यहां पे और चीजें आ गई। अब यहां पे क्या आ गया, अब
जो लोगों ने क्या किया, नॉन फूड कंपोनेंट्स थे उसको भी इंक्लूड करना चालू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, ठीक है। अब लोग इसको भी कैलकुलेट करना क्या चालू करने लगे। अगर आप ये चीज है, अब कैसे, चलो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बहुत सारी कमिटीज के अपॉइंट की थी ये चेक करने के लिए पॉवर्टी लाइन को। अब आपको पता है टाइम टू टाइम चीजें बदलती है, तो वहां पे जरूरत ये पड़ती है कि पॉलिसी पे टाइम टू टाइम क्या हो, रिव्यू हो। तो उसी को रिव्यू करने के लिए आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी कमिटीज जो थी गवर्नमेंट ने क्या बनाई थी, ताकि पॉवर्टी लाइन जो है टाइम टू टाइम रिव्यू की जा सके। अब वही आपके 2012 में आपके एक्सपर्ट ग्रुप जो था वो क्या अपॉइंट किया गया था, किसके चेयरमैनशिप के अंदर, आपके डॉक्टर सी रंगराजन, क्या डॉक्टर सी रंगराजन के अंतर्गत क्या किया गया था, आपकी कमेटी क्या बनाई गई थी। अब इस कमेटी ने बनी गई थी 2012 में बनी थी, रिपोर्ट कभी सबमिट किया 2014 में इन्होंने क्या रिपोर्ट क्या सबमिट किया था। अब इनके हिसाब से क्या बोला गया, इनके हिसाब से एक नई पॉवर्टी लाइन क्या की गई थी, आपकी डिसाइड की गई थी, किसके लिए, रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए। अब आप बोलेंगे सर 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 कौन सी थी वो नई पॉवर्टी लाइन, बता रहे हो, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आप रूरल एरिया में रहते हो, तो भैया अगर आपकी कमाई दिन की कुछ नहीं तो 32 रुपीज कम से कम है, 32 रुपीज कम से कम अगर आप कमा रहे हो तो आप अबव पॉवर्टी लाइन में जा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अर्निंग पर डे 35 रुपीज, 36, 37, 38 रुपीज आप दिन का कमा रहे हो, तो आप क्या जाते हो, आप एपीएल में जाते हो, यानी अबव पॉवर्टी लाइन में क्या जाते हो, ये मैं बी क्यों लिख रहा हूं, अबव पॉवर्टी लाइन में जाते हो, ठीक है। महीने का आप कितना कमा रहे हैं, 972 रुपए, यानी 972 रुपीज क्या बनती कमा रहे हो रूरल एरिया में रहकर, तो आप अबव पॉवर्टी लाइन में आते हो, ठीक है। वहीं आप रूरल एरिया अर्बन एरिया में जा रहे हो, कहां जा रहे हो, अर्बन एरिया में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, जो 47 रुपीज आप दिन का कमाने चाहिए और महीने का कितना हो जाएगा वो 1407, यानी 1407 रुपए आप महीने का कमाओगे, तो आप किसमें फॉलोगे, अबव पॉवर्टी लाइन में फॉलोगे। अगर जो जैसे आप पूछोगे सर अगर 900 रुपए कमा रहा महीने का, तो भैया आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब कहलाएगा, ठीक है। अगर 1407 रुपए की वजह से 1400 रुपए कमा रहा है, तो भैया क्या कहलाएगा, आपका बीपीएल में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में क्या आएगा, ठीक है। अब जब ये नई पॉवर्टी लाइन क्या डिसाइड हुई थी, तो वहां पे पता चला कि रूरल एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 30.9% जो पॉपुलेशन है आपके बीपीएल यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, रे भाई गरीब कहलाता है, ठीक है। जो महीने में इतनी भी इनकम क्या जनरेट नहीं कर पाता है, दिन का इतना भी रुपया कमा नहीं पाता है। देखो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और यहां पे चीजें देखो किस तरह से हो रही है, ठीक है। सेम चीज अर्बन एरिया में जब चेक किया गया, तो यहां पे ये पता चला कि भैया 26.4% जो पॉपुलेशन है वो बीपीएल में आती है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, ठीक है। और वही जब इंडिया का टोटल पॉपुलेशन चेक किया गया, तो हमें पता चला 29.5% जो पॉपुलेशन है वो गरीब वाली पॉपुलेशन, यानी पॉवर्टी जैसे सिचुएशन में क्या कर रही है, जी रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितना भैया दुख होता है। और यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो अलग अलग स्टेट का यहाँ पे दिया, वी कैन हैव अ लुक ओवर तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र 17.4, छत्तीसगढ़ 39.9%, when we are talking about Bihar it is 33.7%। बाप रे बाप, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तो आई गेस इट इज ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबी देखी गई। सोचो ये सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें गलत है ना, बहुत दुख हुआ। ये देखो मतलब इतनी पॉपुलेशन है जो अपने दिन भर का बोलते ना एक जो बेसिक नीड है, यानी रोटी कपड़ा वाला मकान वाला जो काम है, वो भी जो नीड है वो भी क्या फुलफिल नहीं कर पाता है। ये हमारा हाल है, क्या कहेंगे, ठीक है। सैया बड़े बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाया जाता है। ये महंगाई इतनी बढ़ रही है, कमाई कुछ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। आमदनी 18 है लेकिन खर्चा रुपया है, कमा रहे 50 पैसे, खर्चा 1 रुपया, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना भैया। इसलिए पढ़ना लिखना थोड़ा जरूरी है। आपने एक रील देखी होगी जहां पे भाई पढ़ लिख के मतलब क्या, हम तो स्टॉक ट्रेडिंग करके भी इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन भाई ट्रेडिंग करने के लिए भी इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, कैसे रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीजें भी तो आपको आनी चाहिए। और वो आप कभी एजुकेशन ग्रैब करके ही कर सकते हो। क्लियर हो गया, डोंट बी काइंड ऑफ अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कौन से ये वाले ऐसे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लगते, बिजनेस करने के लिए एजुकेशन लगते भैया, बिजनेस करने के लिए एजुकेशन लगता है। आप कोई भी चीज करो आपको एजुकेशन वहां पे रिक्वायर्ड है। वो हो सकता है कि आप एकेडमिक एजुकेशन ना ग्रैब करो, बट अन एकेडमिक एजुकेशन ग्रैब करो, तो एजुकेशन हर जगह है, ठीक है। मम्मी की डांट में, पापा के प्यार में, हर चीज में आपको एजुकेशन देखने मिलती है। अब
यहां पे हम क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से जो गरीबी है देश में वो बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या आता है आपका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आता है। क्या आता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब व्हाट डू मीन बाय सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब कभी भी क्या होगा, आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा रहेगा। क्या आएगा, बर्थ रेट आपका बहुत ज्यादा रहा है और उसकी कंपैरिजन में जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, तो यहां पे जो पॉपुलेशन है वो क्या आएगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी को चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जितने रिसोर्स है उसकी कंपैरिजन में जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलेंगे। अब आपको पता है, देखो रिसोर्सेज हमेशा से लिमिटेड रहे, रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर रिसोर्सेज क्या खत्म हो जाएंगे। सही बात है, तो वही अब पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए, पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाए रिसोर्सेज तो उतने ही होने वाले। अब अगर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन इक्वल है तो भाई सारी चीजें सब एक एक बंदे को मिलेगी। अब पॉपुलेशन वही बढ़ती जाए और रिसोर्सेज उतनी ही रहे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी लोगों को, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। जैसे 10 चॉकलेट है और पॉपुलेशन 20 की है तो 10 लोग को मिलेगा चॉकलेट, 10 लोग क्या रहेंगे, भूखे मरेंगे, यानी गरीबी का क्या सामना करेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक मेन रीजन बनता है आपके किसका, पॉवर्टी का। तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी उनके कंपैरिजन में हो रहा है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे जो सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गया, अगर उनकी बात करूं तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, कि ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है कि जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, या फिर अगर हम लोग बोले जो सरप्लस लेबर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एक बोलते हैं एक फ्रूटफुल मैनर में क्या यूज कर सके। ठीक है, उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, समझ में आया। तो ग्रोथ रेट क्या है आपके, स्लो रेट है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि जो नेशनल इनकम होती है वो और पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या होती है, इंसानों की क्या कम रहती है। और जब पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, अब ग्रोथ इतना नहीं हो रहा तो बट ऑब्वियसली बात से प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं उतना आ गया तो माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा पैसा नहीं आएगा, जब पैसा नहीं आएगा तो एम्प्लॉइज को सैलरी उतनी जा पाएगी, और महंगाई तो आसमान छू रही है तो सैलरी जाएगी, तो लोग जो है अपनी जो जरूरत है वो उतनी फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर वो क्या कर पाएंगे, अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो क्या होती है आपकी पॉवर्टी में क्या चली जाती है। या फिर लोगों की इनकम है उतनी, नीड्स फुलफिल करे, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो वो इनटेक करे वो उतनी अच्छी नहीं जाती है। क्लियर हो गया, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जो पॉवर्टी आपके कहां पे, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, वो कहीं ना कहीं क्या बढ़ रही है, वो बढ़ती जा रही है। वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, किसकी वजह से, आपके अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से बढ़ रही है। लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो चीजें खरीद नहीं पाएंगे, जब चीजें खरीद नहीं पाएंगे तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो क्या पूरी होगी, क्या वो पूरी नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अगर वाइड इनइक्वालिटीज हमें क्या देखने मिलता है, सही बात है। अगर मैं बात करूं तो हर एक जो बंदा है, हर एक बंदे के पास इक्वल एसेट नहीं होते, इक्वल इनकम नहीं होता है, इक्वल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब सबकी क्या होती है, अलग अलग चीजें होती है। अब अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सही बात, और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक मेन रीजन बन गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी पॉवर्टी क्या बढ़ रही है। फिर आता है इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब आपको पता है, देखो फैसिलिटीज आज बहुत सारी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, फिर कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद एजुकेशन है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल। बट भैया आपके जो इंसान है उस इंसान की उतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाए, तो क्या ये उतनी फैसिलिटीज क्या ग्रैब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन, मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो उसका मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई जो महंगाई है, यानी जो कमोडिटीज है उनका जो प्राइस बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। सही बात है। अब आपको पता है कि जो लोग हैं उनकी एक पर्टिकुलर गुड्स को लेकर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली आई, दिवाली में 100 दिए की डिमांड है बट दिए 10 ही है। क्यों, क्योंकि सप्लाई उतना ही हुआ है, क्योंकि 10 दियों का ही क्या हो पाया, प्रोडक्शन हो पाया। तो वहां पे उस कंडीशन में जो बाकी के 90 लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो उस 10 दियों को खरीदने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या होगा, आपका जो रेट होगा वो महंगा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब जब चीजें महंगी हो जाएंगी और इनकम बढ़ेगा नहीं
तो जो जिनकी एक लिमिटेड इनकम है, ठीक है, जिनकी एक लिमिटेशन है कि भैया इतनी ही परचेसिंग पावर, इससे ज्यादा हम खरीद नहीं सकते, इससे ज्यादा महंगा हम खरीद नहीं सकते, तो वो क्या खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। और जब खरीद नहीं पाएंगे तो बेसिक नीड्स फुलफिल होगी उनकी? नहीं फुलफिल होगी। और इसके वजह से क्या होता है, लोग खाना नहीं खरीद पाते, और जिसकी वजह से उनका खाना इन द सेंस स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होता है वो खरीद नहीं पाते, उसकी वजह से उनको माल न्यूट्रिशन की चीजें होनी पड़ती है, हंगर का सामना करना पड़ता है, फिर उसके बाद भूखमरी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या उन्हें फेस क्या करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं रीजनल इंबैलेंस, ये मेन एक कैरेक्टर। अगर मैं बात करूं तो एक मेन कॉज क्या है? मेन कॉज ये है, अभी हमारा फॉर एग्जांपल ये इंडिया है पूरा, ठीक है। अब इस इंडिया में अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, बट देयर आर सम ऑफ द पार्ट्स, जैसे अगर मैं बात करूं तो मेनली नॉर्थर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये ऐसे स्टेट्स है जहां पे डेवलपमेंट का नामो निशान इतना हमें देखने नहीं मिलता है। और नामो निशान देखने नहीं मिलता तो वहां पे इंडस्ट्रियल भी नहीं है, जब इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और ये एक मेन रीजन बन जाता है आपके किसका? आपके पॉवर्टी का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक रीजनल इंबैलेंस है। आप देखोगे मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आपको जो ग्रोथ है बहुत अच्छा खासा दिखने वाला है, बट वही कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो आपके जो नॉर्दर्न स्टेट्स पे वहां पे आपको इतना ग्रोथ देखने नहीं मिलता है, इतना डेवलपमेंट देखने नहीं मिलता। फिर आता है विक्शियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रोफेसर रैगनर नॉक्स ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस जो ऑपरेशन था विक्शियस साइकिल का, इसका मतलब क्या है? अब ये जो इंडियंस इसी ट्रैप में क्या रह गए, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब ये जो सर्कल, ये सर्कल से ही पूरी चीजें चलती है। अब जैसे लो नेशनल इनकम है, ठीक है, देश की जो कमाई है पूरे साल भर की वो बहुत कम है। अब जब से देश के साल भर की कमाई कम है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल की जो कमाई है वो भी क्या कम है। अब जब एक इंडिविजुअल की कमाई कम है इसका मतलब क्या होता है, उसको वो इतना सेविंग कर पाएगा? नहीं सेविंग कर पाएगा। जब सेविंग नहीं कर पाएगा तो उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा होगा क्या? पैसा जमा नहीं होगा। अब जब पैसा नहीं होगा तो कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएगा क्या? कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अब जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, 20 की प्रोडक्शन नीचे प्रोडक्शन 10 का ही हो रहा, तो बाकी सारे जो जॉब पे रखे उनको क्या निकाल दिया जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो बट ऑब्वियस बात है जो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा विक्शियस साइकिल, और पूरे जो इंडियन से इसी में क्या अटक के क्या रह चुके हैं। क्लियर हो? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब अदर फैक्टर्स भी है, मैंने ऑलरेडी समझा आपको कि डिजास्टर्स जो होते हैं वो बार बार अकर होते हैं। कास्ट, रिलीजियस, रेशियल और जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक मेन प्रॉब्लम बन जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते, वो स्कीम्स होती है, पॉलिसीज होती है, उनको इतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, करप्शन लेते। भैया अगर आपको ये स्कीम का फायदा उठाना है तो इसमें से आने वाला आधा पैसा आप मुझे दो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो लीकेज इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 100 किलो राशन दिया और बोला कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको क्या आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहता है क्या, अगर जैसे 10 रुपए का गेहूं है तो वहां पे उनको 2 रुपए या फिर 1 रुपए में आपको बांटना है। बट जो मिडिल लोग होते हैं, यानी जो बीच के जो लोग होते हैं, आपकी जनता और गवर्नमेंट के बीच में, वो क्या करते हैं, अब वो गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। अब जहां पे 100 किलो राशन दिया वो पहुंचाते कितना? 25 किलो ही है, और बाकी के जो 75 किलो है वो क्या करते हैं, वो मार्केट में बेच देते। अब जब मार्केट में बेचते तो उनको क्या आता है? पैसे आते। समझ में आ गया? वो हाई रेट। अब मार्केट में चल रहा है 10 रुपया और उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको बोला था 2 रुपए में बेचने के लिए, अब वो बेच रहे आपकी 10 रुपए में, तो सीधा सीधा उनको 8 रुपए का फायदा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, और गवर्नमेंट को जो चार्ज चाहिए गवर्नमेंट का वो चार्ज पे कर देती है, ठीक है। तो वो अब ये एक मेन रीजन बन जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या? जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब ऐसे कुछ मेजर्स, ऐसे कुछ स्टेप्स जिसके वजह से क्या हो सकता है, जो गरीबी है देश में वो हटाई जा सकती है। सबसे पहली चीज पॉपुलेशन कंट्रोल करना। अब हम सभी से जानते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो बट ऑब्वियसली बात है जो पॉपुलेशन होगा वो कंट्रोल होगा, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके देश में अगर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, सही बात है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर किसी के देश में जो रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होता है। अगर वही रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो कंज्यूम करने वाले बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम आ जाएगी कि रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे, कम पड़ने लगेंगे और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो जो एक्सेस पॉपुलेशन यानी जो सरप्लस पॉपुलेशन है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पॉवर्टी का क्या सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक मेन रीजन बन जाता है। फिर एग्रीकल्चर, अब यहां पे क्या किया गया कि
सॉरी यहाँ पे इसको समझाना भूल गया मैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी बन जाता है, इसलिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, पॉपुलेशन पॉलिसीज, ये क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या इंप्लीमेंट करना क्या चालू किया। अब एग्रीकल्चर, अब आपको पता है कि इंडिया की मेजरली जो पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सही बात है। तो इस वजह से जो फार्मर्स है उनको क्या चीप रेट पे यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि वो एग्रीकल्चर करने के जो इनपुट यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है उससे क्या खरीद सके। और गवर्नमेंट साथ ही साथ उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो भी क्या करती है, वो आपको प्रोवाइड करती है कुछ गिने चुने क्रॉप्स के लिए। फिर आपका आता क्या है रूरल वर्क्स। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके रूरल जो एरियाज है वहां पे क्या प्रोवाइड किया, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहां पे रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको हेल्प के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद इरिगेशन के लिए हेल्प के लिए किया जाता है, समझ में आ गया। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर कोई बंदा जो है अगर रूरल एरिया जहां पे डेवलपमेंट इतनी अच्छी खासी नहीं हुई है, ग्रोथ इतना अच्छा खासा नहीं है, अगर वहां पे जाके कोई बिजनेस खोलता है तो वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हेल्प क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि भैया हम जाके वहां पे क्या करेंगे, अपना इंडस्ट्री खोलेंगे, जिससे हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या सब्सिडी मिलेगी, टैक्सेस थोड़ा कम भरना क्या पड़ेगा, जिससे हमारी इनकम अच्छी होगी। तो यहाँ पे बिजनेसमैन का भी फायदा होता है, और दूसरा जो रूरल एरिया में रहने वाले जो बंदे उनका फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज का मिलना चालू हो जाती है। मिनिमम वेजेस, अब पहले क्या हुआ करता था, पहले लोगों के बीच में इतनी जागरूकता नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या लाया, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या लाया, जो कि पास किया गया ईयर 1948 में, जिसके तहत अब कम से कम अगर कोई बंदा 12 घंटा या फिर 8 घंटा काम कर रहा है तो कम से कम आपको दिन का इतना रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा। क्या इतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है या फिर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है तो इतना वेजेस आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्ट नहीं था तो पहले लोग बहुत कम पैसे देके काम करवा लेते थे और अपना क्या मजा करते थे, ठीक है। फिर आता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन्स है, वो क्या लोगों को क्या फ्री आपकी सब्सिडाइज मतलब क्या होता है, जैसे 10 रुपए दाम है, ठीक है, तो वहां पे आधा जो पैसा है वो गवर्नमेंट भरेगी और आधा पैसा आपसे लेगी, तो इसी चीज को सब्सिडाइज रेट क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये इससे क्या करती थी गवर्नमेंट जो है आपके जो गरीब लोग होते थे, जो बीपीएल के थ्रू आते थे बिलो पॉवर्टी लाइन में, उन्हें क्या करती है, उन्हें आपके जो राशन है वो प्रोवाइड क्या करती थी, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है, यहां पे ये देखना कि एक इंसान के पास इतना पैसा रहे कि वो अपने जो चीजें खरीद सके, प्रॉपर्ली खरीद सके, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके जो नेशनलाइजेशन यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने क्या किया, कुछ बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया। बैंक्स को नेशनलाइज करना मतलब क्या होता है, अब आपको पता है कि हर एक बैंक के क्या शेयर होते हैं, तो उसमें 50% या फिर 51% जो शेयर है गवर्नमेंट क्या खरीद लेती है, तो वो बैंक क्या हो जाती है, प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक क्या हो जाती है। और बहुत सारे बैंक 1969 और 1980 में क्या किए थे, अंडरटेक क्या किए गए थे, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर। या अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स क्या होता है, मतलब ये चीज क्यों लाई गई, ये चीज इसलिए लाई गई ताकि लोग किसी के बीच में क्या होना चाहिए, किसी के भी बीच में इनइक्वालिटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं भर रहा हूं महीने का साल का कितना टैक्स भर रहा हूं, 20 रुपए भर रहा हूं, ठीक है। वहीं दूसरा बंदा है वो भी 20 रुपए भर रहा है। अब उसकी 1 साल बाद जो इनकम है बढ़ गई और मेरी इनकम बढ़ी नहीं, अब वो भी अगर 20 रुपए टैक्स भरेगा और मैं भी 20 रुपए टैक्स भरूंगा, तो हमारे में इनक्वालिटी होगी कि नहीं होगी, कि मैं इतनी इनकम है मेरी कम फिर भी मैं 20 रुपए भर रहा हूं और उसकी इतनी ज्यादा इनकम है फिर भी वो 20 रुपए भर रहा है। तो ये गलत होता है कि नहीं गलत हो। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी लाई, मतलब जितनी ज्यादा आपकी इनकम रहेगी उतना ज्यादा टैक्स आपको भरना पड़ेगा, जितनी कम आपकी इनकम उतना कम आपको टैक्स या भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर एजुकेशन, अब कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट रेशियो मतलब क्या होता है कि कितनी जो पॉपुलेशन है वो क्या एजुकेशन ग्रैब कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनरोलमेंट रेशियो क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वहां पे प्राइमरी एजुकेशन जो फ्री और कंपलसरी क्या कर दिया गया था सभी के लिए। अब फ्री एजुकेशन जो था गर्ल्स के लिए प्रोवाइड किया था। मिड डे मील प्रोग्राम्स मतलब बीच में दिन में आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाए। सैनिटेशन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या दी जा रही थी। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग और स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मतलब क्या होता है, आपके जो स्लम एरियाज होते हैं उनमें क्या फैसिलिटीज, जैसे पानी का पहुंचाना, आपके शौचालय पहुंचाना, तो ये सारे काम क्या कर रही थी, ठीक है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी क्या रूरल और अर्बन एरियाज के लोगों को मिल पाए। फिर हेल्थ फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले अलग अलग जगह पे, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लोगों को मिल पाए, कितने सब्सिडाइज रेट्स पे, ठीक है। फिर स्किल डेवलपमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम,
स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या माना जाता है जॉब क्रिएशन में इंडिया में। अब इस पर्पस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या क्रिएट की जाती है ताकि जो लोग है वो क्या हो पाए, वो स्किल्ड हो पाए और अपने स्किल के बेसिस पे क्या जॉब क्या ढूंढ पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है दोस्तों वो क्लियर हो गई होगी और आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। और इसी तरह से हमारा जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे, फिर आपका पूरा जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा 11th स्टैंडर्ड का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।